वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक लॉक एपिसोड 159, 160 और 161 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर के। तो अब तक की कहानी में हार्ट किंगडम में ट्रेनिंग कर रहे लोग कर देते इन्वेड स्पेड किंगडम में, और स्पेड किंगडम से एक संदेशवाहक यूनो का नाम लेते हुए आके गिरता है हेज विलेज के एक चर्च पे, जो कि यूनो और आस्था का घर है। तो जिसको गिरते हुए देखा था सिस्टर लिली ने, जहाँ ये लोग उसका इलाज करना शुरू करते हैं। अब वैसे हार्ट किंगडम में इन्होंने एक बेस पे कब्जा कर लिया स्पेड किंगडम के अंदर, और साथ ही वहाँ पे क्लोन लगा दिया लॉरा पैचिका का, जिसके वजह से उस जगह को भी सेम प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट किंगडम वाली। तो इन्हें बस इस चीज़ को और जारी रखना और बाकी जगहों पे भी कब्जा करना है स्पेड किंगडम के, जिसके लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा उतावले होते हैं। भले अभी ये लोग एक जंग से आए हैं, बट एनीवेज यहाँ पे लॉरा पैचिका और बाकी लड़कियाँ नहाने की तैयारी करती है। तो वैसे तभी यहाँ पे मौजूद जंगलों में से खबर आती है, जहाँ चार्मी नाम की मॉन्स्टर सामने आई है, जो हर एक चीज़ खाई जा रही है, जिसने बंदरों को कंट्रोल कर कर उनसे अपने लिए केले मंगवाए, और स्पेशल रेयर सेब के लिए जंग की उसने भालू से, तो अपने पेट और टेस्ट के लिए कुछ भी करेगी चार्मी। तो उसको रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो और मुसीबत खड़ी कर दे। जहाँ जाता है इसके लिए आस्था अपनी तलवार पर बैठकर, मतलब खड़ा होकर, जहाँ एंटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने तलवार का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर सकता है। पर उसके अलावा बाकी लड़के यहाँ पहुँचते हैं नहाने के लिए, जहाँ वैसे ओंडी ने उन्हें इसलिए लेकर आई थी ताकि वो पूछ सके कि उनमें से कौन डेट कर रहा है आस्था को। जिसको सुनते ही नोलेल काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, पर जिस पर मेमोसा कहती है कि वो अच्छा इंसान है, वो काफ़ी अच्छा है, पर अभी सबका समय नहीं है। मतलब शायद इस बैटल के एंड होने पर वो उसको डेट कर सकती है, पर नैरो का क्या, वो उसके काफ़ी करीब रहती है। तो नैरो को इंटरेस्ट है उसके बालों में, मतलब उसके बाल काफ़ी तक नरम है, जिसमें बैठना उसको पसंद है। तो उसका भी कुछ खास इंटरेस्ट आस्था को डेट करने में नहीं है। पर अगर हम बात करें नोलेल की, तो वो बिल्कुल भी डेट नहीं करने वाली स्टूपिड आस्था को। पर फिर अगली बारी आती है लॉरा पैचिका की। वो किसको डेट करना चाह रही है? शायद उसकी और गाजा की काफ़ी अच्छी जमती है, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन लॉरा पैचिका चीज़ को नकार देती है, जहाँ वो सोचती है कि गाजा भी बिल्कुल वैसा ही सोचता होगा। पर कुछ तो है जो उंडीन कंफर्म करती है, ये सोचते हुए कि उसने कभी गाजा को ये बताया ही नहीं। और अब अगर हम बात करें गाजा की, तो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं लिल ब्रोगलियन और लक। जिसके बाद हम दोबारा बढ़ते हैं लॉरा पैचिका की ओर, जो काफ़ी तक खुश होती है कि क्लोवर किंगडम के लोग काफ़ी अच्छे और सपोर्टिव थे, और वो खतरनाक नहीं निकले, जैसा बिल्कुल सेम वो हार्ट किंगडम के बारे में सोचते हैं, जहाँ शुरुआत में उन लोगों ने स्टेज चेक करने के लिए इन पर हमला कर दिया था। लेकिन काफ़ी तक लॉरा पैचिका काफ़ी कमाल की रानी है, जो काफ़ी काइंड हार्टेड है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी भी है, जो काफ़ी तक क्लमसीनेस है उसकी, और वो समझती इस चीज़ को। लेकिन काफ़ी तक खुश भी है कि उसने इन सबको अपना दोस्त बनाया। वैसे सच में वो काफ़ी क्लमसी है, जो पानी के अंदर ही फिसल जाती है। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं आस्था की ओर, जो बढ़ रहा है मिस चार्मी को रोकने के लिए, जहाँ वो ढूंढ लेता चार्मी को, जो खा खा के काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, जहाँ उसे और नहीं खाना चाहिए, जिसके लिए रोकने आता आस्था उसको। लेकिन वो कहती है कि सुनो आस्था, हम जीने के लिए नहीं खाते, हम खाने के लिए जीते हैं, और उसके और उसके खाने के बीच में जो भी आएगा उसको सामना करना पड़ेगा चार्मी के शीप मैजिक का, जिसके साथ इस्तेमाल करती हूँ अपने शीप मैजिक का, और बड़ा सा शीप वहाँ आ जाता है। वैसे इस बीच हम पहुँचते हैं गोल्डन डॉन के हेड क्वार्टर में, जहाँ यूनो के लिए एक संदेश आया है हेज विलेज से। लेकिन उसको जानने से पहले हम बढ़ते हैं दोबारा चार्मी की तरफ, जो हमला कर रही है हार्ट किंगडम में, जो अपने कॉर्डन मैजिक से आसपास के सारे खाने को चुरा रही है या फिर लूट रही है, जिसमें उसके अलावा उसके साथ शामिल है जंगलों के भूखे जंगली जानवर। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारा खाना खत्म हो जाएगा जंगलों का। वैसे चार्मी एक ऐसा करने के पीछे एक स्पिरिट गार्जियन अपनी जिम्मेदारी लेता है, जहां चार्मी ने माना मेथड सीखने का तरीका सोचा था कि वो जितना खाएगी उतना सीख पाएगी, जिसको एनकरेज किया बिना समझे इस स्पिरिट गार्जियन ने, जिसके वजह से चार्मी जंगल में निकली और हार्ट किंगडम के खाने की लत में लग गई, जिससे खुद को रोक पाना और अपनी लत छुड़ा पाना उसके लिए मुश्किल होता चला गया। तो जिसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पोर्ट्रोप उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सारे मैजिक के वारों से वो बच के बाहर निकलती रहती है। पर तभी उस बीच उसको दिखता है आस्था, जहाँ वो मदद मांगता है आस्था की, और दोनों साथ मिलकर उसको रोकने की सोचते हैं। जिसके इस बड़े से शिप के हिस्से को काटता है आस्था अपने डीमन ड्यूलर स्वॉर्ड से, पर उसके बावजूद उसका वो शिप अपने पैरों पे खड़ा होता है और एक वार करता है आस्था के ऊपर। और वैसे उस शिप का कटा हुआ हिस्सा दोबारा हील होना शुरू हो चुका होता है, जिसको देखते हुए आस्था उसके अंदर की तरफ बढ़ता है अपने वार को लिए, लेकिन वो उसके अंदर फंस जाता है। तो आस्था भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया। तो ये क्या करेंगे? क्या ये बस खड़े होकर देखते रहेंगे चार्मी को सब कुछ निकलते हुए? लेकिन तभी वो आता है रिल, जिसने चार्मी के साथ ट्रेनिंग की थी, और उसका दोस्त होने के नाते वो उसको हार्ट किंगडम में रैम्पेज करने नहीं दे सकता। जिसको देखते हुए यूज़ करता अपने मैजिक का, जिससे वो उसके कॉटन को जमा देता है, जिससे आस्था से वो तोड़ के बाहर निकल सकता है। मतलब जब ठंडा होने पे आस्था से कॉटन में वार कर सकता है। जिसको देखते हुए दोनों साथ में वार करते हैं इसके ऊपर, और उससे चार्मी हार जाती है। तो आखिरकार वो कामयाब होते चार्मी को रोकने में, जहाँ रिल बनेगा और पावरफुल, ताकि वो अपने सपनों की रानी को पा सके
और पावरफुल बन सके, जिसकी पिक्चर वो ड्रॉ करता है, जिसको देख के आस्था समझ पाता है ये तो वही चार्मी है जिसने एल्फ बने रिल को हराया था। लेकिन रिल ये बात नहीं मानता क्योंकि उसकी ये प्रिंसेस इतनी मोटी तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ वैसे उन लोगों ने चार्मी को पकड़ लिया, लेकिन उस पकड़ के बावजूद भी वो ठूसे जा रही है। तो क्या चार्मी खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती? तो वो सोचती है, और वो सोचती है कि यूनो क्या कर रहा होगा। तो हम भी बढ़ते यूनो की तरफ, और जो बढ़ रहा होता है हेज विलेज की ओर, जिसके बाद वो मिल पाता है रैल्फ से, जिसको देखकर रैल्फ को याद आती है लॉर्ड सील की, और साथ ही उसके गले में लगा हुआ नेकलेस बिल्कुल इस बात का सबूत है कि यही है वो यूनो जिसकी उसको खोज थी। जहाँ वो रैल्फ के बारे में जान पाता है कि वो स्पेड किंगडम से है, लेकिन वो उसका दुश्मन नहीं है। वो जहाँ स्पेड किंगडम एक समय पे काफी खुशहाल देश हुआ करता था, भले ही वहाँ ठंड काफी ज्यादा पड़ती, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक खुश थे। सब खुश रहते ग्रीन बेरियल के छत्रो छाया में। लेकिन सब बदला जब उनको बाहर कर दिया डार्क ट्राइड ने, जिसके बाद से लोगों को खौफ से भरी जिंदगी जीनी पड़ी। जहाँ यूनो भी बिलोंग करता है ग्रीन बेरियल हाउस से, जिसका मतलब है कि वो राजकुमार है स्पेड किंगडम का। तो अब कहानी में आगे स्पेड किंगडम में बात चल रही है यूनो की, जो अपने होम टाउन से बुलावा आने के वजह से अपने होम टाउन गया है, जो वैसे 4 सेकंड रैल्म में पड़ता है। और ये मानना काफी तक मुश्किल है कि 4 सेकंड रैल्म से, जहाँ उसका माना काफी ज्यादा है, जहाँ आगे लोग बात करते हैं कि पर भले वो कहीं से भी क्यों ना हो, वो अपने स्किल के बलबूते यहाँ तक पहुंचा है। और उसका एक फैन क्लब भी है। पर जो भी कहो वो कमाल है। उसे गोल्डन डॉन ज्वाइन किए हुए 1.5 साल ही हुए हैं, लेकिन सिर्फ इतने समय के अंदर वो बन चुका है गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन, और शायद जल्दी ही वो विजिट किंग भी बन जाए। अब वैसे यूनो के स्पिरिट किंगडम के प्रिंस होने की बात सुनकर उसके स्पिरिट गार्जियन और फादर फूले नहीं समाते। पर फिर वो पूछते हैं आस्था के बारे में, तो फिर वो कौन है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं जानते। पर इसकी ये बात कैसे मान ली जाए? हो सकता है कोई साजिश हो यूनो को फंसाने की, क्योंकि अगर वो स्पिरिट किंगडम का प्रिंस है तो उसको यूं ही क्यों छोड़ दिया गया क्लोवर किंगडम में? जिसको सुनकर थोड़ा झिझकता है रैल्फ। जहाँ सवाल चेंज होता है यूनो का, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? जहाँ रैल्फ बताता अपने बारे में और बताता अपने यहाँ आने का रीज़न, जो कि उसके फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ तक आया था, जिसके साथ ही वो दिखाना शुरू करता है यूनो को उसका इतिहास, जो दिन बर्फीली चादर की बादलों से ढका हुआ था, जहाँ रोशनी किरण बन के सामने आया यूनो, जो शायद इस किंगडम के भविष्य को स्थापित कर रही थी, जहाँ भविष्य रोशन होने वाला था, क्योंकि उस दिन यूनो का जन्म हुआ, जो दिखने में काफी तक सील यानी कि उसकी मॉम की तरह था, और जिसको उसके डैड ने दिया उसकी रक्षा के लिए, जो हमेशा से वो पहनता हुआ देखा गया है। जो पेंडेंट उन्हें तब मिला था जब वो आ रहे थे स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन से, जिसको एक तरह से वो लकी चार्म मानते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो यूनो, जो नाम उसकी मॉम ने चुना था। और जहाँ गूंज फैल जाते पूरे साम्राज्य में, वो पैदा हो गया, उसने जन्म ले लिया, जिसकी खुशी उस दिन के रात में पूरे साम्राज्य भर में देखी जा सकती थी, जिसको अपनी गोदी में खिलाया रैल्फ के पापा ने भी, और सभी काफी खुश थे उसके होने से। पर साथ ही यूनो काफी रोता था, जिसको लेकर चिंतित थे उसके पापा की बड़ा होकर कैसे ही अच्छा वॉरियर बन पाएगा, जिस पे उसकी मॉम कहती बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन शायद यूनो रोतड़ू बच्चा था और रहता भी अगर वो नहीं मिलता आस्था से। और ओवरऑल ये एक खुशी का समय था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि खुशी का समय जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसके साथ कहानी में एंट्री होती है जोग्रेटिस भाई बहनों की, जिनकी हो रही थी वापसी उनके किसी मिशन से, और जो सभी स्पेड किंगडम की बेहतरी के लिए काम किया करते थे। पर रैल्फ के डैड को उन पर भरोसा नहीं था, जिन्होंने कहा था रैल्फ को इन पे नजर रखने के लिए, और साथ ही रानी को भी वो तीनों खास पसंद नहीं थे। और रैल्फ अपने फादर की बातों को सोच रहा होता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर अगर उसने उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा कुछ कभी नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर पूरे किंगडम में आग लग जाती है, और तख्ता पलट कर चुके होते हैं यहाँ पर डार्क ट्राइड, या यूं कहें कि जोग्रेटिस सिबलिंग्स, जहाँ उनमें से 2 जाते हैं सारे सैनिकों को मारने, तो इन तीसरा पहुंचता है राजा के पास राजा को मारने के लिए, जो शायद उनको मार चुका होता है, जो दिखाया नहीं जाता, पर आगे बढ़ता है उसके वंश खत्म करने के लिए यूनो को मारने। पर यूनो वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि उसे रैल्फ के डैड अपने जान पर भी खेलकर बचाने में लगे होते हैं, और उन लोगों का रास्ता रोकता है रैल्फ। तो रैल्फ के पापा के मिशन में 2 लोग और शामिल होते हैं, जहाँ तीनों के पास होती है बच्चों वाली टोकरी, और तीनों में से किसी एक के पास ही बच्चा होता है, बाकी के पास सिर्फ टोकरी में पत्थर होते हैं। जहाँ तीनों बिल्कुल सेम वेशभूषा में वहाँ से भागते हैं, तो जिसको बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग माना रीजन में घुस जाते हैं रैल्फ के डैड, जहाँ सबको लग रहा था वो मारे गए होंगे, लेकिन उस सबके बावजूद भी वो जूझते हैं यूनो को जिंदा रख पाने के लिए। जिसके बाद वो पहुंचते क्लोवर किंगडम के बाहरी इलाके में, जहाँ उन्हें दिखता है एक चर्च, जिस तक अपने विंड मैजिक से पहुंचाते हैं यूनो को, और जिस तरह से यूनो मिलता है चर्च वालों को, और एक दूसरी टोकरी लेके उसमें पत्थर पकड़ के वो खड़ा हो जाता है स्पेड किंगडम के उन लोगों के अगेंस्ट जो कि मिल चुके हैं डार्क ट्राइड के साथ, जहां अपने साथ साथ वो उन लोगों को लेकर भी खाई से गिर जाते हैं, जिसके साथ इनके और उनके मरने के साथ यूनो की मौत की खबर भी स्पेड किंगडम में फैल जाती है। और जिसके बाद यूनो आस्था के साथ मिलता है फादर को, और ये सारी कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ ये बताता है कि तुम समझ चुकोगे अपने बढ़ते माना को देखकर कि
तुम शायद रॉयल हो, जहाँ हमारा परिवार रॉयल्स को कई सालों से सर्व कर रहा है, और साथ ही किंगडम में कई लोग भी हैं जिनको डार्क ट्राइड ने दबाया है। वो लोग भी कामना कर रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। पर इस सब के अलावा तभी एक संदेश आता है यूनो के पास कि गोल्डन डॉन पे हमला हुआ है, जिस हमले का मुख्य कारण है स्पेड किंगडम, और जिसको लीड कर रहा है ज़ेनोन। तो इनके मिशन को पूरा करने के लिए ये सभी को मार सकते हैं, सिर्फ उस एर्किन स्टेज के मेज को छोड़कर जिसको ये उठाने आए हैं। तो जिसको सुन के वो वहाँ से निकलने वाला होता है, जिसमें साथ देने की बात करता है रैल्फ भी, क्योंकि शायद अगर वो डार्क ट्राइड हुए तो उसका सामना वो नहीं कर पाएगा। पर यूनो है वाइस कैप्टन गोल्डन डॉन का, और वो संभाल लेगा। जिसको सुन के इस बंदे की आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे उसको पता हो कि गोल्डन डॉन क्या है। शायद रैल्फ को वाइस कैप्टन शब्द समझ आया होगा, वैसे आपका क्या मानना है? पर अब आगे बढ़ता है यूनो गोल्डन डॉन की ओर, और वहाँ से जाते समय यूनो के दिमाग में रैल्फ की बातें चल रही होती है, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि मैं हूँ यूनो, क्लोवर किंगडम का यूनो। और अब गोल्डन डॉन के हेडक्वार्टर में सभी साथ मिलकर वार करते हैं सभी लोगों पर उनको कुछ भी नहीं होता उससे। जी हाँ, ज़ेनोन वैसे वहाँ से आगे बढ़ चुका होता है, और बाकी लोग यहाँ चैलेंज कर रहे होते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने सुना है कि इनका स्क्वाड बेस्ट स्क्वाड है। रैंकिंग के मामले में हाँ, लेकिन मैन पावर के मामले में शायद नहीं। मतलब आप ब्लैक बुल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, भले उनकी रैंकिंग काफ़ी कम क्यों ना हो। पर वैसे ये लोग है डार्क डिसेबल, जो स्टेज 0 के मेज है, जिनमें से एक अपने मैजिक से इनविजिबल हो जाता है, पर दूसरा अपना पत्थर के मैजिक से हाथ बनाकर वहीं खड़ा होता है, जिस पर वार करने पहुंचता है गोल्डन डॉन का एक पत्थर का मैजिक इस्तेमाल करने वाला वॉरियर। लेकिन उसके वार उसके पास तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अपने वार से उसको काफी दूर तक थ्रो कर देता है। और सेम वैसा ही वो बाकी गोल्डन डॉन के मेंबर्स के साथ भी करता है, जिससे वो सबको रौंदता चला जाता है। और इनका आर्मी कैप्टन जिसको आस्था ना आया था, वो सिर्फ 5% डेविल की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ ये 40% तक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है डेविल के। और लॉर्ड ज़ेनोन जो कि पोजेस्ड है एक डेविल से, वो यूज़ कर सकते हैं उसके 80% शक्तियों का। तो वहीं ज़ेनोन मिलता है वेंजेंस से, जिसको बचाने के लिए सामने आता है एलेक्डोरा, जो उस पर अपने सैंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी मैजिक को काटते हुए काफ़ी तेज़ से बोन मैजिक से वो काउंटर कर देता है उसके सभी वारों को। पर जिसके वारों को आगे बढ़ने से रोकता है वेंजेंस, जो अपने किसी भी स्क्वाड मेंबर को चोट नहीं पहुंचने देगा, पर जिसके वर्ल्ड ट्री मैजिक की जरूरत है ज़ेनोन को अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, जहां उसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल करता है बोन मैजिक इटर्नल फैंक्स का। वैसे उस बीच वहाँ यूनो भी पहुंचता है, जो ये सारा नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान और दुखी होता है, जिसको देख के ये बंदा कहता है तुम इस सबके लिए लेट हो गए, अब तुम्हारी बारी भी है। पर जिस पर अपना फॉर्म काफ़ी तेज़ी से चेंज करके सामने आता है यूनो अपने स्प्रिट डाई फॉर्म के साथ, जो कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथियों के साथ। और अब कहानी में आगे जहाँ हम बढ़ते फ्लैशबैक की ओर, जहाँ यूनो अपने और अपने स्क्वाड मेंबर की पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें कई सारे अपनेपन की बातें भी होती है, जहाँ भले शुरू में उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर बाद में उसकी कामयाबी से काफ़ी खुश भी होते हैं। पर जहाँ हम आगे बढ़ते करंट टाइम में, जहाँ यूनो वार करता है अपने विंड स्प्रिट मैजिक स्प्रिट स्टॉर्म का, जिससे वो काफ़ी आसानी से बच जाता है, और उसके वार होना शुरू होता है यूनो के ऊपर, जिससे बचता है अपने माना जोन हश डांस के साथ, और अपने बाकी स्क्वाड मेंबर को भी बचाता है। तो वैसे इसके अकॉर्डिंग यूनो भी एक स्टेज 0 का मेज है, और जिससे खुश होके ये उसको अपना नाम बताता है, जिसका नाम है गैडरियस। और शायद इसके इतने अजीब नाम की वजह से यूनो उसको अपना नाम नहीं बताता। मतलब यूनो उसको अपना नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो उसका दुश्मन है, पर उसके बावजूद वो हार बिल्कुल नहीं मानता, जो कई सारे और वार करता है यूनो के ऊपर। तो जहाँ वो एक एर्किन स्टेज का मेज है, और शुक्रिया अदा करता है डार्क ट्राइड का, जिन्होंने पुराने राजा को मारा, जो शांति प्रिय था। लेकिन डार्क ट्राइड सामने आई और उन लोगों ने इन्हें शक्तियां दी डेविल की, जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। जहां उसका एक वार लगता सीधा यूनो को, क्योंकि पुराना राजा बेवकूफ था, उसने कुछ खास नहीं किया। जहां उसका एक वार खाने के बाद यूनो से पूछता है तुम्हें कैसा लगता है जब तुम किसी को मारते हो, जिस पर वो कहता है हाँ वैसे मुझे काफी मजा आता है, मैं तरोताजा फील करता हूँ। जिसके साथ वो अपने ऊपर पत्थरों की शील्ड बना लेता है। लेकिन यूनो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है, जो उसको रोकने के लिए अपनी स्प्रिट फॉर्म की तलवार के साथ आगे बढ़ता है और उससे वार करता है उसके ऊपर। जो वार उसके शरीर पर रुक जरूर जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी शक्तियां उसके मैजिक को काटते चली जाती है और उसके पार निकल जाती है। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई और भी है यहाँ पर जिसका सामना कर रहा है क्लॉज, और साथ में कुछ और गोल्डन डॉन के लोग भी, जिसका मैजिक और वो खुद धुंध है, और साथ ही वो भी धुंध में मिक्स हो चुका है, जिसकी वजह से ना तो वो दिख रहा है और ना ही क्लॉज के वार उस पे कनेक्ट हो रहे हैं। जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिसके अटैक से क्लॉज की शील्ड टूट जाती है और यहाँ मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं। तो ये भी एक स्टेज 0 का मेज बन चुका है, जिसको चुना है डार्क ट्राइड ने, जो पूरी आर्मी को भी अकेले हरा सकता है। पर इस सब के अलावा यहाँ कोई और भी है गोल्डन डॉन से जो टिका हुआ है, जो अपने कंपास मैजिक से इसके धुंध को हटा रही है, जिसके पास कुछ यादें हैं अपने एल्फ बनने के बाद की शक्तियों की। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद ये उसको और बेहतर नहीं बना पाई, जहाँ इतना सही एटलस वो बना सकती है अपने लिए, जिसमें वो बाकी मैजिक एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर पाएगी।
जहाँ एक तरह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही और साथ ही वो बाकियों का माना गायब होते हुए फील कर पा रही है। अब उस डार्क डिसिपल के अगेंस्ट सिर्फ क्लॉस ही बाकी है, जो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। लेकिन तभी उसकी धुन हटाते हुए सामने आता है जहाँ विंड मैजिक उसके लिए मुसीबत वाली बात हो सकती है, पर उसके बावजूद वो अपने मैजिक एट्रीब्यूट से को पकड़ लेता है और साथ ही से पहले की जंग में लगी चोट को उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करने देती। लेकिन तभी यहाँ पहुंचती है अनदर एटलस वाली लड़की, जो अपने एटलस का साइज बढ़ाकर उसको अपने एटलस में घेर लेती है, जहाँ की वजह से वो जान पाए कि वो कहाँ हो सकता है। और उसका उसके अनदर एटलस में जाते ही उसका सारा मैजिक एट्रीब्यूट हट जाता है, जिसके साथ ही उसे वार करने के लिए आता है क्लॉज भी। जहाँ हैरानी की बात यह है कि इतनी चोट लगने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा कैसे है। तो रीजन है उसकी रोज की ट्रेनिंग, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, जो शायद उसने आस्था से इंस्पायर्ड होकर करनी शुरू की होगी। अब भले ही वो आस्था की बराबरी ना कर पाए, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि वो उसको आराम से हरा सकता है और साथ ही अपनी लिमिट भी पहले से ज्यादा पुश कर सकता है। तो इस तरह से इन लोगों ने उसको हरा दिया। तो 2 डार्क डिसिपल हार चुके हैं, जिसके बाद यहाँ बात चल रही होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में फर्क का और बहुत सारी चीजें। लेकिन तभी यहाँ छत फाड़ के सामने आता है ज़ैनोन कैप्टन वेंजेंस के साथ, जहां हम देख पाते हैं वर्ल्ड ट्री मैजिक और बोन मैजिक का आमना सामना, जहां बेहोश दिखाई देते हैं कैप्टन वेंजेंस, जिसका सामना करने के लिए झट से इस्तेमाल करता है स्प्रिट डाइव फॉर्म का। पर उसके इस बढ़ते हुए बोन मैजिक की शक्तियों को क्लॉज और अनदर एटलस वाली लड़की रोक नहीं पाती, जिसका सामना भले ही अपनी तलवार से कर पाता है, लेकिन क्लॉज और लड़की उसकी वार के चपेट में आ चुकी होती है, जिससे दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिससे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसके वार को ज़ैनोन अपने बोन मैजिक से रोक लेता है, जहां उसकी तलवार उसके पार नहीं जा पा रही होती, क्योंकि वो अपने बोन को लगातार दोबारा रिपेयर कर रहा होता है। अब क्योंकि के स्टेज 0 का मेज है, जिसको देखते हुए उसे दिखाता है अपनी शक्तियों का नमूना 55% पे, जिसके साथ ही एक खतरनाक नज़ारा देख पाता है जिसके पीछे एक बड़ा सा डेविल खड़ा होता है और ज़ैनोन के हाथ में आते एक हड्डियों की तलवार, जिससे उसके पेट में वार करता है। पर कहानी में आगे रैल्फ झाड़ू में बैठ के बढ़ता है गोल्डन डाउन के हेडक्वार्टर की ओर, जहां पूरा हेडक्वार्टर नस्ता नाबूद और तबाह हो चुका है और सभी वहां गिरे पड़े हैं। लेकिन तभी रैल्फ को दिखती है यहाँ पे की गिरिमोर और उसकी स्प्रिट, जो की छाती पे बैठकर रो रही है, जिसके पेट में धंसा हुआ ज़ैनोन की तलवार, जिसके साथ ही उसकी स्प्रिट भी गायब होना शुरू हो रही है। और उसके स्प्रिट के साथ साथ रैल्फ भी काफी दुखी है, जो कहता है आप शायद स्प्रिट क्रीम की उम्मीद कहने वाला होगा, लेकिन तभी यहाँ रोशनी आती है गोल्डन डाउन की गिरी हुई बिल्डिंग से, जिसके साथ ही पेड़ पौधे जड़ और तने बनने शुरू होते हैं, जिसमें से एक टहनी के पेट में लगी तलवार को भी बाहर निकालती है। और ये मैजिक होता है वर्ल्ड ट्री मैजिक यूजर वेंजेंस का, जो संग बाकी सभी गोल्डन डाउन के मेंबर्स को हील कर देती है। और शायद ये रीज़न रहा होगा जहाँ वेंजेंस अपना 100% नहीं दे पाया होगा, क्योंकि उसकी उम्मीद अपने स्क्वाड मेंबर को दोबारा ठीक कर पाने की थी, जिस वजह से पूरे मैजिक का इस्तेमाल वो नहीं कर पाया। पर फिर भी सबको बचा पाना इस मैजिक से पॉसिबल नहीं हो पाया। कई सारे लोग जो पहले ही मर चुके थे वो नहीं बच पाए, जो बचे वो सिर्फ वो लोग थे जो मरने के कगार पर थे। जो सभी चीज़ें और सभी बातें और का हारना भी उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। जहाँ ज़ैनोन से कहा था कि तुम कमज़ोर नहीं हो, बस मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हूँ। तो क्या होगा आगे, कैसे लाएंगे ये लोग कैप्टन वेंजेंस को वापस, और क्या क्या और षड्यंत्र रच रहे हैं स्पेड किंगडम के डार्क ट्राइड, क्या होगा आगे जानने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको उसके नेक्स्ट पार्ट का। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।